अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 406 का मिड टर्म रिलेटेड लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी 19 से 22 तक हम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो चुकी होगी मिड टर्म की। तो वीडियो करते हैं शुरू। रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्रिटिकली। अब जब हम बात करते हैं प्रैक्टिसिंग के अंदर क्रिटिकली की, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने जो फर्स्ट ऑथर आते हैं वो हैं शॉन। 1983 के अंदर इन्होंने रिफ्लेक्शंस को बताया था कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपके प्रोफेशंस को। शॉन जो थे इन्होंने डिफ़ाइन किया था रिफ्लेक्शन को 1983 के अंदर कि ये एक ऐसी सोच है जिसकी बुनियाद पे हम मुख्तलिफ काम करते हैं, हम एक्ट करते हैं, अपने रिएक्शंस देते हैं सर्टेन स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। देन आपके पास आता है कॉल्ब ने इसी चीज़ को मज़ीद स्टेट किया। उसने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो कि अब जो रिफ्लेक्शन जो होती है कॉल्ब के नज़दीक वो बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस को इनटू नॉलेज। देन आपके पास आता है रिफ्लेक्शन जो होती है ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर प्रैक्टिशन जो होता है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उसके पास आ रही होती है। उसे पता होता है कि उसने क्या करना है, किस तरह डेवलप करनी है अपनी नॉलेज को। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, फिर भी हम शॉन की इस थ्योरी को देखें 1983 के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टेक प्लेस करता है आफ्टर द सिग्निफिकेंट इवेंट और कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट्स आउटकम। अब सिचुएशन जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, अनसर्टेन होती है, जिसके अंदर टाइम जो होता है वो कंसर्वेशन विद पी की तरफ लीड करता है। आप रिफ्लेक्शन इन एक्शन का अगर यूज़ करो तो ये लाइफ प्रॉब्लम के अंदर अनफोल्ड की जाती हैं, ये ऐसी इंट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है किर्बी ETAL 1992। इसने पॉइंट आउट किए थे एलिमेंट ऑफ डायग्नोसिस एंड रिफ्लेक्शन। डायग्नोसिस जो होती है ये इन्वॉल्व करती है मेकिंग सेंस ऑफ प्रॉब्लम, यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं, यूनिकनेस आ रही होती है। अब हम देखते हैं ब्रुकफील्ड को। उसमें उसने अर्ज किया था, उसने आर्गू किया था कि ही आर्गुड दैट क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एजुकेटर जो होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह हम दूसरों की नीड को मीट कर सकते हैं और हम उन्हें ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। उसने कहा था कि ये पेडागोगिकली अनसाउंड है, यानी कि इसमें हम साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज कर रहे होते हैं। अब जो फैक्ट जो होता है वो अगर लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए तो वो वेरी करता है डिग्री ऑफ नीड को। टेकिंग प्रॉपर अकाउंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं तो ये पावरफुल इन्फ्लुएंसर है आपके पास। इसमें हम सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस कर होते हैं लर्निंग और रिफ्लेक्शन को। बोर्ड ऑफ वर्कर जो थे इन्होंने आर्ग्यू किया था जो कॉन्टेक्स्ट है वो सीरियसली अनडेवलप्ड डायमेंशंस की तरफ जाता है, क्योंकि ये जिसमें जितने भी आप करते हो ना प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रहे थे वो डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज और इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। ये था लेक्चर नंबर 19। जल्दी से 20 को करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ डू आई बिकम अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अब आप कैसे बन सकते हो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर? आप रिकॉल इट, यानी कि आप मुख्तलिफ प्रेमिसेस को यूज़ करते हो। फर्स्ट है रिकॉल इट, आप रिकॉल करो जो इवेंट जो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। एवुलेट इट, आप देखो कि उसमें से आपने क्या सीखा, आपने कितना एंजॉय किया, देन उसे अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई बॉदर विद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तो वो उनके पास मुख्तलिफ चैलेंजेस आ रहे होते हैं जिनके उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल रहे होते हैं। अब कुछ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं हेल्प यू बी मोर ऑब्जेक्टिव अबाउट एक्सपीरियंसेस, गिव यू मोर कंट्रोल ओवर योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हेल्प डेमोन्स्ट्रेट योर एक्टिव वर्क। थर्ड आपके पास आता है बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। एजुकेटर बोल ETL जो थे इन्होंने बताया था कि इफेक्टिव लर्निंग जो होती है वो कभी भी अकर नहीं की जा सकती अनलेस यू रिफ्लेक्ट, जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर आपके पास आता है ये इंटेंशनल कोर्स होता है एक्शंस का जो कि रिस्पॉन्ड करता है टीचर प्रोफेशनल इंटरेस्ट को, डिज़ायर्स को। फिर जी आपके पास आता है PDP इज नेवर फिनिश। PDP जो होता है ये रिटन इज नॉट रिटन ऑन स्टोन। PDP कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर पे लिखा हो। इसमें आप चेंजेस ला सकते हो रेगुलर बेसिस पे, गोल शिफ्ट कर सकते हो अपने।
तो हमें पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें। अब जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे साथ सफ़र किया, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, और जो लोग नए आए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने इसकी कंप्लीट सीरीज़ बनाई, आप लाजमी देखिएगा, आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेक्चर 21 है वे ऑफ नॉलेज जनरेशन। अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा बेसिस है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को मैप करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्टिक एजुकेशनल मॉडल जो होता है ये रिग्रेस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे बेस करता है। इसमें हम एजुकेटर्स को बताते हैं कि वो क्या चीज़ इंडिपेंडेंट लर्नर के बेस पे कर सकते हैं। हम इसमें कॉन्सेप्ट मैप यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस हो रही होती हैं, नॉलेज एक्सपर्ट यूज़ कर रहे होते हैं इसे। इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं स्टूडेंट को कि वो कैसे अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को चार्ज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अजम्पशंस थी जिनमें आपकी ये जो अजम्पशंस थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कंस्ट्रक्शन जो होती है वो सिस्टम ऑफ एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, याद रखिएगा कि आपके एमसीक्यूज में था कि किस कंस्ट्रक्शन कम थ्रू सिस्टम ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इनटू आवर एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क। फर्दर इसमें इंपॉर्टेंट आता है SECI मॉडल ऑफ नॉलेज क्रिएशन, एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन। ये जी 4 स्टेज प्रोसेस पे चलता है जिसे हम कहते हैं SECI। S stand for socialization, E stand for externalization, C stand for combination, I stand for internalization। अब सोशलाइजेशन जो होता है वो कंसिडर किया जाता है नॉन का, और मतलब उसे कंसिडर किया गया था नॉन का और उसके को वर्कर्स की तरफ से। उन्होंने कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास नॉलेज है जो कि आप ट्रांसफ़र करते हो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, यानी कि इसमें आप हिडन और ट्रिकी पार्ट्स को नॉलेज की मदद से नॉलेज को क्रिएट कर रहे होते हो। अब इसमें आपको दो मेन रीज़न बताया गया था क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के। जब हम क्वेश्चंस करते हैं अपने रूटीन को, कन्वीनियंट एवरीडे प्रैक्टिसेस को, आस्क क्वेश्चंस करते हैं खुद से कि आज हमने क्या किया क्या नहीं, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम चैलेंज कर रहे होते हैं अपने डीपर सोशल कल्चर थॉट्स को, फीलिंग्स को। डॉनस शॉन जो था इसने एम्फसाइज किया था कि इंट्रिंसिक एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं, यानी रिफ्लेक्शंस को उसने कहा था कि ये एक ऐसी हैं जो कि एक्शन कंसर्न होती हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन आती है वो सुपरफिशियल आती है, यानी डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन जो होती है बहुत बेसिक होती है। इसके अंदर हम इसे कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन एट ऑल नहीं है। इसमें हम मतलब डिस्क्रिप्टिव होते हैं। सेकेंड आपके पास आता है मीडियम, इसमें हम डायलॉग रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। थर्ड वन आपके पास आई थिंक थोड़ा हो गया, मैं कहूँ कि मैं इसमें आ गई थी, पेज 11 नहीं था, 11 था, वो थोड़ा सा हम बैक पे चले गए थे। चले आपको वो थोड़ा सा रिकॉल हो गया। अब इसमें हम आते हैं एक्सटर्नलाइजेशंस पे। मैं भी आपको कहने वाली थी कि शायद रिपीट आ रहा है, बट ऊपर पेज देख लिया, थैंक गॉड मैंने। एक्सटर्नलाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम टैक्टिक नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज को। वैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो बहुत दिमाग आगे पीछे हो गया। अब नॉलेज को अगर हम देखें तो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और ये शेड भी हो सकती है। देन आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है कि एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है कि एडिटेड होती है। इसमें हम प्रोसीड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसे मोर यूजेबल ताकि बनाया जा सके। इसमें कम्बिनेशन जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट को लेकर। नॉलेज जो होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है हायर लेवल ऑफ नोइंग टूवर्ड अ लोअर लेवल ऑफ नोइंग। इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल जो होता है वो डिसेमिनेट करता है न्यूज़ को जो कि उसे पहले से पता होती है ऑडियंस की तरफ। फिर जी आपके पास आता है इंटरनलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्बॉडी एक्सप्लिसिट नॉलेज को करता है इनटू टैसिट नॉलेज। इसके अंदर हम लर्निंग बाय डूइंग के क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इंटरनलाइजेशन जो होती है ये एक ऐसी नॉलेज है जिसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, इसे भी हम शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरनलाइज नॉलेज जो होती है ये ब्रॉडन, एक्सटेंड एंड रीफ्रेम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के तौर पे यूज़ हो रही होती है।
लेक्चर नंबर 22 जो कि आपका लास्ट लेक्चर है मिड टर्म रिलेटेड। उम्मीद है कि अभी अब तक आपको सिलेबस पता चल चुका होगा। 22 जो होता है वो इस तरह होता है कि मैं आपको मैक्सिमम 22 तक करा देती हूँ। मे बी आपका 18 हो तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा था कि 22 तक अगर आ गया तो आप 22 तक कंप्लीट समझें। थ्योरीज, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अब हम बात करते हैं कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस यानी COP को। ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि अपने पैशन को शेयर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये ग्रुप जो होता है ये इवॉल्व करता है नेचुरली। इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनका पार्टिकुलर डोमेन और एरिया होता है, यानी कि एक ही जैसे इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं COP। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं COP को यूज़ करती हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। उसमें ट्रेडिशन टीम्स भी यूज़ हो रही होती हैं। अब ये टीम जो होती हैं फोकस करती हैं वर्क आउटपुट, COP जो होता है फोकस करता है लर्निंग पर। अब हिस्ट्री ऑफ अगर हम देखें कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस की, तो जो कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री है ये डेवलप किया गया था टाइन वेंगर ने और जीन लेव ने अर्ली 1990 के अंदर। उसने प्रैक्टिस किया था और बताया था कि ह्यूमन जो होते हैं उनके स्वैप स्टोरीज वो कर सकते हैं। व्हेन टू यूज़, जब आप शेयर को लर्निंग कर रहे होते हो किसी भी रिलेटेड प्रैक्टिस को, लर्निंग वाइल डूइंग स्पोर्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स, हाउ टू यूज़। कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं ग्रेटली फ्रॉम ईच अदर बाय मेंबरशिप कॉम्पोजिशंस। अब की इंग्रेडिएंट जो होता है वो कम्युनिटी का उसे डिफाइन किया जाता है डोमेन से। अब ये जो डोमेन होती है नॉलेज अबाउट देयर प्रैक्टिस, इस पे वर्क करती है। एथिक ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को देखें तो ये हमें बताता है कि आप कैसे लर्निंग एनवायरनमेंट को नर्चर कर सकते हो, लाइक उसमें फुलफिल कर सकते हो पोटेंशियल ऑफ आवर स्टूडेंट। एथिकल कॉन्सेप्ट टुवर्ड स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो प्रैक्टिशनर्स को कि वो कंसिडर कर लें, वो डील करें, जस्टिफाई करें हर स्टूडेंट को। इसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशन जो होते हैं वो डज नॉट इंटेंशनली एक्सपोज करते हैं वो स्टूडेंट को उसके डिसपैरिंगमेंट को। प्रिंसिपल 2 आप में इसमें यूज़ हो रहा है एथिकल कंडक्ट टुवर्ड प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंसेस। इसमें जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशंस होते हैं वो अज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, कि वो परफॉर्म करें, अपनी परफॉर्मेंस इस चीज़ के अंदर दें। थर्ड प्रिंसिपल आपके पास आता है एथिकल कंडक्ट टुवर्ड प्रोफेशनल कोलीग्स। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है वो कभी भी रिवील नहीं करता अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कोलीग्स के आंसर अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है वो विलफुली मेक फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ कोलीग और द स्कूल सिस्टम, कभी भी नहीं करेगा ऐसे। प्रिंसिपल 4 जो है वो एथिकल कंडक्ट टुवर्ड पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। इसमें जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं एफर्ट को, वो कम्युनिकेट कर होते हैं पेरेंट्स से हर इंफॉर्मेशन को ताकि वो रिवील कर सकें इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।